आज की क्लास जो है संसद और संसदीय प्रक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। वैसे तो सारे लेक्चर अच्छे हैं, और लेकिन संसद और संसदीय प्रक्रिया का पूरा अध्ययन करते हुए चलेंगे। आर्टिकल 123 का मैंने जिक्र कर दिया था राष्ट्रपति को पढ़ाते समय, अध्यादेश का। आर्टिकल 123 तक, उसके बाद 124 से सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। 79 78 तक आप पढ़ चुके हैं, 79 टू 122 बड़े सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़िए, और दैट इज बहुत इजी है, बहुत आराम से समझाएंगे और बहुत ही जल्दी समझाएंगे, बहुत अच्छा आप लिख पाएंगे। आज लास्ट में हम आपको कुछ सवाल भी लिखाएंगे, और जिस तरीके का इसका पूरा माहौल है, जिस तरीके से इसके अंदर का पूरा भाव है, आप पढ़ेंगे तो आपके इर्द गिर्द है। हम वोट देते हैं, वो चुने जाते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कौन स्पीकर होता है, कौन क्या होता है, कौन पार्लियामेंट्री कमेटी में, कौन प्रवर समिति में, कौन परमानेंट कमेटी, सब की जिक्र करेंगे। बजट कैसे पेश होता है, बजट कैसे बनता है, तमाम जितनी भी चीजें हैं सबको बताएंगे, और जल्दी जल्दी इसको समझेंगे। और आपको कुछ तथ्यात्मक बच्चा ज्ञान है, जैसे कहा जाए उत्तर प्रदेश में कितनी सीट है लोकसभा की, अब ये हम चर्चा करें ना करें, एग्जाम्पल में आ गया तो आ गया, बट सारे स्टेट्स की बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो सब किताबों में मिल जाता है। तो ये सब फैक्चुअल बहुत ज्यादा नॉलेज का मैं नहीं समझता कि इतने इंपॉर्टेंट टाइम में इतना ज्यादा इसका जरूरत है, लेकिन कंसेप्चुअल का आज से आप पार्लियामेंट का कंसेप्ट जो है बड़े ही थिकनेस के साथ, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही इनर्जेटिक तरीके से आप उसको गेन करेंगे। तो अगर हम जब पार्लियामेंट की बात करते हैं तो तीन बातें करते हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे चलते हैं, 2-1 मिनट बोर्ड पे भी समझा देना। ये बोर्ड रोज हमको पूछता होगा तो लगवा दे दिया 8x4, लिखते तुम धेले भर का नहीं। इसको कौन बताए कि प्रोफेसर बोर्ड पे नहीं लिखते हैं, लेक्चरर बोर्ड पे लिखते हैं, टीचर बोर्ड पे लिखते हैं। टीचर लेक्चरर ऐसे जूनियर होते हैं थोड़े, प्रोफेसर हमारे जैसा हो जाता है ना, प्रोफेसर तो बातों से ही समझा लेता है, ठीक है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर, और अब तो एसोसिएट प्रोफेसर होने लगे, फिर प्रोफेसर होता है। पहले लेते थे लेक्चरर होते थे, रीडर होते थे, तब प्रोफेसर होता है ना। डिग्री कॉलेज में कभी प्रोफेसर नहीं पाया जाता, हमेशा रीडर होगा, सीनियर रीडर होगा। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में होता था। अब पता नहीं इधर बीच का कोई चेंज हुआ तो मैं नहीं कह सकता, बट हम लोग यही जानते थे। तो लेक्चरर का मतलब होता है लेक्चर डिलीवर करने वाला, मतलब मैंने लेक्चर डिलीवर कर दिया, आपको समझ में आया ना आए। रीडर का मतलब होता है मैं ऐसा, जो मेरा अपना परसेप्शन है, मैं अपना तरीके से फेस रीडर। ऐ रघु, तुझे क्या कर रहे हो तुम, रमेश तुम बताओ क्या बताया मैं, वो फेस रीड करके क्वेश्चन करता है कि इसको समझ में नहीं आया हो। और प्रोफेसर का मतलब जानते हैं क्या, प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते इतना प्रोफेशनल हो जाता है कि वह क्वेश्चन ही नहीं पैदा होने देता है। जब हम आपसे कहते हैं ना कि कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप क्यों नहीं पूछ पाते हैं, जरा बताइए। इसलिए नहीं पूछ पाते हैं कि हम जब छोड़े रहेंगे तभी तो पूछेंगे। प्रोफेसर को पता है कहाँ मोड़ था, कहाँ जोड़ था, कहाँ तोड़ था, कहाँ टूटन। ऐसे तो हम किसी को जूनियर को यहाँ खड़ा कर दें, आपको पढ़ा, वो भी पार्लियामेंट चला जाएगा, लेकिन कई कॉर्नर छोड़ देगा वो, क्योंकि अभी वो समय के साथ जब गुजरेगा तब उस कॉर्नर की भरपाई करेगा। इसलिए सीनियर लोग प्रोफेसर बनते, ठीक है। एनीवेज, हम आज पार्लियामेंट में जो चर्चा करने जा रहे हैं, पहले बात तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं। इसकी जिक्र पहले भी किए होंगे, और आज एक बार फिर करते हैं, क्योंकि शुरुआत करना है तो श्री गणेश ऐसे ही थोड़ी ना होगा। नहा धो के नाश्ता करके जब आए हैं आप, हम संसद की बात करेंगे बेटा, कर रहे हैं। और संसद का मतलब होता है, एक संसद का मतलब राज्यसभा। राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 79 में पाएंगे, संसद का जिक्र पाएंगे 79 पे, 70। हाँ। उसके बाद 80 में पाएंगे राज्यसभा का जिक्र, फिर यहां लिख दीजिए लोकसभा 81, और एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। इसका 52 में आपने देखा होगा, 52 में कहा गया है कि एक राष्ट्रपति होगा।
तो संसद का जिक्र कहा, आज 79 आर्टिकल से, पार्लियामेंट है 79, 80 में है राज्यसभा, राज्यसभा का अपर सेशन, क्या बोलेंगे उसको यार, अपर को क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन। देखो मैं हिंदी का टीचर हूँ और अंग्रेजी में गड़बड़ कर रहा हूँ, हिंदी में गड़बड़ कर रहा हूँ। अपर एंड लोअर सदन बोलते हैं ना, तो अपर जो है, चलो अभी यही समझ लो, अपर जो है 80 में है, लोअर ये, इसको जनप्रतिनिधि का बोलते हैं। जनप्रतिनिधि इट मीन्स कि हम लोग इसको चुन के भेजते हैं। उच्च 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 और निम्न। उच्च सदन जो होता है, उच्च सदन में 80 आर्टिकल के तहत आता है। राज्यसभा है जो राज्यों का रिप्रेजेंट करता है, हर राज्य से अलग अलग इसकी संख्या है। अमेरिका में 50 जो राज्य हैं उसमें दो दो पार्लियामेंटेरियन, मतलब एक प्रकार से ये, या अपर जो उच्च सदन में है वो दो दो आते हैं। स्टेट छोटे बड़े हो सकते हैं, वहां सबको बराबर मिला हुआ है, 2 मेंबर्स आते हैं तो 100 हो जाते हैं। हमारे यहाँ 250 है, और कैसे है वो बात में जिक्र करेंगे। और वो 250 आते हैं अलग अलग स्टेट से, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से आते हैं, और जैसे उत्तराखंड से भी 3 जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 5 जाते हैं यहाँ पे लोकसभा में, जैसे यहाँ 5 गए और उत्तर प्रदेश से 80 आए, और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि वो जनसंख्या के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से आप देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का मतलब जैसे 28 स्टेट है, और 28 स्टेट से 2-2 नहीं आते, 3-3 नहीं आते, किसी में 30 भी आते हैं तो किसी में 3 भी आते हैं। ठीक है, बराबरी नहीं। और राष्ट्रपति हमने बताया था कि भारत राज्यों का संघ है, और उस संघ का आर्टिकल 52 में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति होगा। दैट इज वेरी एंड वेरी क्लियर। अब आपको संसद के 3 अंग यहीं से शुरू करेंगे, फिर सेपरेशन की बात करेंगे, तो फिर पार्लियामेंट में चलेंगे। सबसे पहले लिखिए बेटा, संसद के 3 अंग। ये किताब है ये एनसीईआरटी की। लिखिए संसद के 3 अंग। सबसे पहले लिखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 52 में है, इसलिए राष्ट्रपति पहले लिख लीजिए। फिर आप लिखिएगा राज्यसभा 80 में है। फिर उसके बाद आप आइएगा लोकसभा 81 में है। तो ये 3 की चर्चा हो गई। लिखिए, नीचे थोड़ा लिख लीजिए, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। अंग है, सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना, इन दोनों का डिफरेंसेस है। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता, अंग होता है, वो लिख चुके हैं। लेकिन संसद का अभिन्न अंग है, सदस्य नहीं है लेकिन अभिन्न अंग है। क्लियर हो गए हैं आप? ओके। तथा वह कार्रवाइयों में, उसकी कार्रवाइयों में भाग लेता है। भाग कैसे लेता है? भाग का मतलब वहां बैठा नहीं रहता है। सत्र बुलाना, सत्र को स्थगित करना, सब बताए हैं, इसलिए आप बहुत सारी बातें रिपीट होंगी और आप कनेक्ट करते जाएंगे। और कनेक्ट नहीं किया तो डिस्कनेक्ट यहां से हम करें। ये तार और जो है हटा के हम निकल लेंगे, कहेंगे जब कनेक्ट ही नहीं हो रहा तो जैसे शाम की क्लास में गड़बड़ हो जाता है कोई, तो कार्रवाइयों में भाग लेता है और संसद के सत्र को आहूत करना, स्थगित करना, और लोकसभा को विघटित कर सकता है। साथ ही क्या करेगा? इसके अलावा संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है। ये सभी कारण मिलकर क्या हो गए? उसे संसद का अंग बनाते हैं। उसे संसद का सदस्य नहीं होने के बावजूद कार्रवाइयों में वो भाग भी ले रहा है। हर जगह तो वो है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं है, और संसदीय कार्रवाइयों में कैसे भाग लेता है, चर्चा कीजिए। तो दीजिए, आगे बढ़ लीजिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक हेडिंग बनाइए, सेपरेशन ऑफ पावर।
बच्चा दो चीज का ध्यान रखना, दो चीज का ध्यान रखना। हमने सेपरेशन ऑफ पावर का, डिवीजन ऑफ पावर नहीं कहा। बात को गौर करना, ये बड़ा अर्थ छुपा होता है इन चीजों। हमने शक्तियों का वितरण नहीं कहा, हमने सेपरेशन की बात की। अगर हम शक्तियों का वितरण करते हैं तो राष्ट्रपति को ये शक्ति है, फलाना को ये शक्ति है, ऐसे सब वितरण हुआ, है ना। लेकिन हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं तो उसका अलग मीनिंग होता है। इसलिए आप शक्तियों का, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को शक्ति वितरण का सिद्धांत मत समझिएगा। क्या है जरा लिखिएगा। सरकार के तीन शक्ति, सरकार के तीन अंग हैं। चलिए लिख लीजिए, सरकार के तीन अंग हैं। संसद के कितने अंग थे? अभी तीन। अभी क्या है, सरकार के कितने अंग हैं? तीन। लिख लीजिए फिर लगे हाथ, जब यही बात है तो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन अंग। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से बृहत दृष्टिकोण के अंतर्गत, लिखिए, प्रशासनिक दृष्टि से बृहद दृष्टिकोण के अंतर्गत तीनों अंगों को सरकार के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि सरकार के तीन अंग लिखा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तीनों अंगों को सरकार के रूप में स्वीकार करना एक ग्रेट, बृहत आयाम है, बृहत आयाम। और केवल कार्यपालिका को सरकार मानना, यानी मंत्रिपरिषद को सरकार मानना, संकुचित कह सकते हैं, संकुचित कह सकते हैं। अब लिखिएगा, लाइन बदल दीजिए। ये तीनों अंग, ये तीनों शक्तियां लिख लीजिए। ये तीनों शक्तियां एक ही अंग में निहित नहीं होनी चाहिए। ये तीनों शक्तियां एक ही अंग में निहित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अलग अलग होनी चाहिए। इसी को शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। आगे लिख लो बेटा। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू सुने होंगे। द्वारा इस सिद्धांत को 18वीं सदी में प्रतिपादित किया गया था। 18वीं सदी बहुत पुरानी बात होगी। ठीक है। इसके पीछे आधार यह था कि, अब टिप्पणी आएगी तो लिख देना ना, जो लिखा रहे हैं शक्ति पृथक्करण। इसके पीछे आधार यह था कि यदि सरकार की शक्तियां किसी एक निकाय में निहित होंगी, यदि सरकार की शक्तियां किसी एक निकाय में निहित होंगी, तो वह निरंकुश हो जाएगा, वह निरंकुश हो जाएगा। ठीक है। और निरपेक्ष रूप से उसे बिल्कुल भ्रष्ट कर सकती हैं, क्योंकि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है, ऐसा दिया है। क्योंकि शक्ति जो है मनुष्य को भ्रष्ट करती है। अब यार ये कितना सही है आज की तारीख में, मतलब होता तो होगा कुछ। आगे लिखिए। ऐसे में मॉन्टेस्क्यू का विचार था कि
तीनों अंग एक दूसरे से पृथक हों और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य ना हो। पृथक हो और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक अंगों का सदस्य ना हो। लाइन बदल दे बेटा। अमेरिका में यही सिद्धांत चलता है। वहां तीनों शक्तियां अलग अलग हैं। कांग्रेस और सीनेट वाले मंत्री नहीं है ट्रंप के साथ, वो अलग है। अपना पॉलिसी बनाओ। ट्रंप तो स्कूल के मास्टर को शिक्षा मंत्री बना ले बिना के कांग्रेस सीनेट की, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक ही होगा जब समझ रहे हैं आप, तो उसमें क्या लफड़ा है। तो अमेरिका में तो भैया तीनों अलग है। भारत में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग नहीं किया गया है, केवल न्यायपालिका अलग किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 50 में मिलता है। ठीक है, इंग्लैंड में भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम वहीं से लिए हैं, तो वो हमारे जैसे ही है, या यूं कहा जाए हम उनके जैसे ही है। ठीक है, लिखे भारत और इंग्लैंड में मंत्रिपरिषद का सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य यानी कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका का सदस्य होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, केवल कार्यपालिका में नहीं है, वो जब बनारस के पार्लियामेंट होते हैं तो व्यवस्थापिका में भी चले जाते हैं। एक प्रकार से यहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोरता से लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे भी इसको थोड़ा और खोल देते हैं। एक तो यहां पर देख लिया आपने, आगे देखिए, लिखिएगा। राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत इसको सजा दो बढ़िया सा, यहां वहां से लाके मस्त बना दो और यही पॉइंट जाके वहां उतार दो, खत्म किस्सा। पता नहीं क्यों अटके रहते हो यार। आर्टिकल 72 के अधीन क्षमादान की शक्ति प्राप्त है किसको? राष्ट्रपति को। लिखाया राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जो एक न्यायिक कृत्य है, जो एक जुडिशियल फंक्शनल अप्रोच है, उसका फंक्शन है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत 123 के तहत लिखिएगा, अध्यादेश जारी करके अध्यादेश जारी करता है, ऐसा लिखिए, जो विधायी शक्ति है। इसमें बेटा एक लाइन आप जोड़ लेते हैं, यहां से याद आ गया कि जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जो कि न्यायिक शक्ति है, ये कहना चाह रहा हूं, और आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, जो कि विधायी शक्ति है, दोनों बताया था। यहां पर राष्ट्रपति में न्यायालय यानी न्यायपालिका, विधायिका का भी सम्मिश्रण दिखाई देता। यहां पर राष्ट्रपति में न्यायपालिका और
विधायिका का भी सम्मिश्रण दिखाई देता है, और जबकि कार्यकारी काम भी करता है। तो राष्ट्रपति में तो सारी शक्तियां चली गई। अब लिखिएगा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका को अलग करना संभव नहीं है। इसका प्रत्येक स्थान पर उदाहरण मिल सकता है। जबकि कार्यपालिका को या न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। लिखिएगा, सरकार का कोई अंग निरंकुश ना हो, इसका भी संदर्भ संविधान में है। इसको बोलते हैं चेक बैलेंस। संविधान में चेक बैलेंस है, रोक और थाम है, चेक बैलेंस किया जाता है। इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहे हैं, इसीलिए लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी होती, ये चेक बैलेंस ही है। निरंकुश ना उसी के लिए है, इसीलिए लोकसभा के प्रति सरकार उत्तरदायी होती। और विधायिका और कार्यपालिका मनमानी कृत्य न करें, इसे रोकने के लिए, चेक बैलेंस रोकथाम के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आर्टिकल 13 है ना, के अंतर्गत इन्हें, इनकी विधियों को, नियमों को, अध्यादेश को जो सब लिखा है, लिखाया हूं मैं आपको, आदि को अविधिमान्य घोषित कर सकता है। विधिमान्य भी घोषित कर सकता, अविधिमान्य। लास्ट लाइन लिख ली, उपरोक्त से यह विदित होता है, उपरोक्त से यह विदित होता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ठीक है, जनता के हित को मजबूती से संबंधित है। अमेरिका में कठोर है, भारत में कम कठोर है। अध्यक्षीय प्रणाली में यह सिद्धांत पूरी तरह लागू किया जा सकता है, जबकि संसदीय प्रणाली में पूरी तरह संभव नहीं, पूरी तरह संभव नहीं है। फिर भी जितना है आप समझ गए। अब आइए संसद में, संसद में चलेंगे। शक्ति पृथक्करण समझ लिए, व्यवस्थापिका, विधायिका, ये कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब आते हैं संसद का गठन में। सबसे पहला हेडिंग बेटा डालिएगा, संसद।
संघीय विधायिका को संसद कहते हैं। पहला लाइन यही झोंक देना। जब भी लिखो संसद, छोटा सा विराम, कंप्लीट। संघीय विधायिका को संसद कहते हैं। भारत संसदीय प्रणाली वाला देश है। ठीक है, ऐसे में संसद सर्वोच्च होती है। इसमें जनता का वोट निहित है। जनता का वोट और प्रभुसत्ता का समावेश है, ऐसा लिखो। जनता का वोट, कुछ अपने से बना देता हूं, जनता का वोट और प्रभुसत्ता का समावेश है। ठीक है, संसद ही राष्ट्र की गूंज है और नागरिकों का आईना भी। नागरिकों का, हर नागरिक का 15, 20, 25 लाख के नागरिकों का आईना ले घूम रहे हैं। वो एक आईना, अपना सूरत देखते हैं, चमकाते रहते हैं। संविधान के आर्टिकल 79 में, ठीक कहा है, ठीक ही होगा, में संसद का प्रावधान है। संसद के प्रावधान मिलते हैं। इसमें लिखा है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी। 79 में क्या लिखा है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, जैसे 52 में एक राष्ट्रपति होगा। जो दो सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। इसका अंग राष्ट्रपति भी रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 79 के अनुसार, थोड़ा इसको भी लिखवा देते हैं बड़ा सा, चाहता तो ऐसे लिखा के चल देता, लेकिन थोड़ा लिख लो। संसद सदैव अस्तित्व में होगी। आर्टिकल 79 क्या कहता है? अब आ जाए प्री के एग्जाम में, संसद सदैव अस्तित्व में होगी, चर्चा कहां है, कहां खोजबे? 79 में। ठीक है, लिखिए, संसद सदैव अस्तित्व में होगी, राष्ट्रपति का पद सदा बना रहता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और लोकसभा भंग की स्थिति में 6 महीने के भीतर पुनर्गठित करना होता है। तो राष्ट्रपति रहता है, सदैव रहता है, राष्ट्रपति के बिना काम नहीं चलेगा, चाहिए जो रहे, रहता तो है। राज्यसभा भंग नहीं होती, और लोकसभा के साथ अगर हुआ भी खेल कोई ऐसा, तो क्या हो जाएगा? 6 महीने तो बनाने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार लास्ट लाइन लिख लीजिए, संसद, इस प्रकार संसद देश की एक महत्वपूर्ण ऐसी संस्था है जिसकी धुरी पर समझ गए, देश की राजनीतिक व्यवस्था टिकी।
अब आ जाइए राज्यसभा में, पहले 80 में, ये 79 खत्म हो गया, अब आइए 80 आर्टिकल में, ठीक है ना। 80 बोले तो राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें चेला जैसे पढ़ोगे ना, तो कैसे पढ़ोगे, चलो पढ़ो। इसको राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। तो लिख लीजिए पहला लाइन, यह एक स्थायी सदन है, शुरू करिए, जिसमें 250 सदस्य अधिकतम निर्धारित हैं, 238 सदस्य राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित प्रतिनिधि, 238, 238, 12 का खेल बता रहे हैं। 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र वालों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है, मनोनीत करते हैं। ये तो हो गया संख्या उंख्या, आपको पता चल गया। अब चाहे तो इसे हम हेडिंग वेडिंग बना दे, लिखो इतनी संख्या, लिखो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, ऐसे नहीं लिखा जाता एग्जाम का। नॉलेज भी आ गया, उसमें फैक्ट ऐसे बनाते रहोगे बार बार हेडिंग में, तो तुम हो जाओगे मतलब फैक्चुअल जैसा नॉलेज, ठीक है। लाइन बदल दीजिए, लिखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, ठीक है भैया, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। क्लियर हो गए कि नहीं? अब नहीं भी क्लियर हुआ तो हम चिल्ला तो रहे हैं पिछले 10 दिन से, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। राज्यसभा के लिए संघ राज्यों के प्रतिनिधि या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जैसा संसद विधि में लिखा है। ठीक है, कहां कितनी सीट होगी इसका आवंटित स्वरूप अनुसूची 4 में देख सकते हैं। ठीक है, आज जमुआई जमुआई आ रही है आज, है ना। क्या लिखा आपने? आवंटित, चौथी अनुसूची में देखेंगे लिस्ट मिलेगी चिल्ला, और लिस्ट वह कैसे मिलेगा, जरा मैं उदाहरण दे देता हूं। लिखो, सबसे पहला स्टेट कौन बना था बेटा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से लेकर के पुदुचेरी तक चले आओ, पुदुचेरी में एक प्रतिनिधि पाया जाता है। तो लिख लो, सबसे पहले लिखो सर्वाधिक
राज्यसभा उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जबकि न्यूनतम की संख्या में कई राज्य और संघ शासित शामिल हैं, कई राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल। ऐसे लिखना, न्यूनतम में बहुत लोग, सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, अरुणाचल है, दिल्ली है। दिल्ली में तो खैर 3 है, पांडिचेरी, दिल्ली हटा दो, पांडिचेरी में 1। कितनों का नाम लिखोगे, इतना शब्द तो कहाँ होते हैं, ठीक है। बाकी कितने कहाँ होते हैं ये कर सकते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा राज्यों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और संघ शासित में दिल्ली आता है। और संघ शासित में न्यूनतम कौन सा हुआ? पुदुचेरी 2 ही तो हैं, और बाकी वहां पे कई मिल जाएंगे आपको स्टेट्स में, ठीक है। ये लिस्ट हम ये ठीक नहीं लिखाना, संख्या कितनी रट लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे आता है, हाँ जो सवाल है मैं उसको बता सकता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बच्चा छत्तीसगढ़ और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में चले जाए और हरियाणा चले जाए, झारखंड छोड़ दीजिए, हरियाणा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता, खासतौर से पीसीएस से मैंने देखा कि कह देगा कि मिलाने के लिए दे सकता है कि 2 स्टेट्स में जहां पर राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, एक क्वेश्चन आ गया, तो फिर लिख देगा झारखंड छत्तीसगढ़, फिर लिख देगा छत्तीसगढ़ हरियाणा। तो छत्तीसगढ़ और हरियाणा है जहां 5-5 सीटें, है ना। तो इसको भी ध्यान में रख के आप रट लीजिएगा। अब एक में अगर हम गिनती करें तो पुदुचेरी है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, मेघालय है, मणिपुर, नागालैंड, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश, ये सब 1-1 सीट वाले हैं। तो 1-1 वाले का कॉम्बिनेशन दिमाग में रखिए, कौन कौन 1-1 वाले हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार है और पश्चिम बंगाल की बात करें, तो बिहार और पश्चिम बंगाल में बचा 16-16 राज्यसभा की सीटें। यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है जहां सीटें बराबर हैं। फिर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की भी बात कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश की बात कर सकते हैं, जहां पे सीटों की संख्या बराबर हो जाती है। फिर हम उड़ीसा और राजस्थान की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर गुजरात में भी 11 है, तो आप कॉम्बिनेशन थोड़ा इसका बना लीजिएगा। बिहार और पश्चिम बंगाल भी हम कर सकते हैं जहां 16-16 सीटें आवंटित है, तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इसलिए आपको ये ध्यान देना ही पड़ेगा रटने वाला। आगे तेलंगाना है, असम है, जहां 7-7 सीटें, पंजाब में भी 7 है, तो असम पंजाब हो सकता है, पंजाब तेलंगाना हो सकता है, तेलंगाना असोम हो सकता है, असोम पंजाब, ऐसे गड़बड़ा देता है वहां पे। सॉरी। उत्तराखंड को देख लीजिए और दिल्ली को देख लीजिए, 3-3 सीटें आपको मिल जाएंगी, है ना। हिमाचल प्रदेश में भी 3 सीटें हैं, वहां भी मिल जाएंगी, तो हिमाचल और अरुणाचल इसको उत्तराखंड को जोड़ सकता है। तो ये लिस्ट का कॉम्बिनेशन आप किसी किताब में लिस्ट को रट लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां से ये बात बन जाएगी। लाइन बदल दीजिए और आगे लिखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। लिखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और चुने भी जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, 6 वर्ष का होता है। अब जरा सा आ जाइए, थोड़ा सा हेडिंग में आ जाइए, चाहे तो लिख लीजिएगा। होते हैं, इसका चर्चा जो है ना आर्टिकल 83 में पाएंगे, लिख लीजिए, इसकी चर्चा 83 में है, ठीक है।
दोबारा भी इनका चुनाव होता है, ऐसी कोई बैरियर नहीं है, कितना भी हो सकते हैं। लिखें, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है, होनी चाहिए, है ना? वो राज्यसभा के योग्य माना जाता है। लिखिएगा, इंग्लैंड में ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इंग्लैंड में ऊपरी सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, जो राज्यसभा के का परिचायक है। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से आते हैं, चुनकर आते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से चुन के आते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा समझते जाइए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं, जब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति का काम करेंगे। क्या करेंगे यहां पर भी नहीं बता रहा हूं। जब करेंगे उपराष्ट्रपति के, सभापति का क्या काम होता है वो नहीं बता रहा हूं। सभापति के रूप में पदेन होते हैं, और जब वो चूंकि राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं तो उपसभापति उस पद और कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो जाए, बारीक वाली जो बातें हैं समझते जाए, प्री में बड़ी गलती होती है, मैं बता दूं। मेंस में तो चलिए झटके पटके में एक लाइन इधर उधर हो गई, एग्जामिनर नहीं ध्यान दिया, चलो उसको समझ में आ गया, लड़का ठीक लिखा, नंबर दे देगा। एक आध गलती पे वहां हो सकता है त्रुटि, बस उसकी भी न पकड़ में आए। लेकिन अगर प्री में हुआ तो गया खेल। ठीक है, उपसभापति काम देता, लेकिन उपसभापति की अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति इस पद का संचालन करेगा, इस कार्य का संचालन करेगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। तो यहां राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब देखो, उपराष्ट्रपति पदेन, उपराष्ट्रपति हम इसलिए ले आए बेटा क्योंकि राज्यसभा की बात है और राज्यसभा का सभापति होता है। पदेन मतलब चुना जाता है उपराष्ट्रपति के लिए, लेकिन काम करता सभापति का। लेकिन जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसका उधर काम हो जाता है, इधर पद खाली हो जाता है, तो इधर उपसभापति है, वो काम देखने। माना उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त कर दें। अब जिसको नियुक्त कर दें लिखा है उसमें सीनियर मोस्ट ये वो जोड़ दिया जाता है, बट जिसको राष्ट्रपति नियुक्त, तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। फिर आ जाएगा एग्जाम में कि लोकसभा का स्पीकर काम देखने लगेगा, राज्यसभा का भी। फिर एग्जाम में आ जाएगा कि बिना स्पीकर के ही सदन चलाए जाएंगे, बिना सभापति के ही। फिर आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। फिर आ जाएगा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अधीन हो जाएगा राज्यसभा। मतलब यार, जब जो चीज जानते ही नहीं हो, जो चीज लिखा ही नहीं, काहे उसमें दिमाग डालते हो। सिंपली राष्ट्रपति नियुक्त करता, छुट्टी करो, यही लाइन है। आगे लिखिए। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति का पद राज्यसभा के उपसभापति का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि सभा का सदस्य नहीं रह जाता है, सभा का सदस्य ही नहीं रह जाता है, तो वह अपना पद खाली कर देगा। अगर वो सदन का, माना उपसभापति से रिजाइन नहीं दिया, वो उस पद, उस सभा पर ही नहीं रहता, तो उसका पद भी चला जाएगा। वह अपना पद से त्याग पत्र भी दे सकता है, वह अपने पद से त्याग पत्र भी दे सकता है। दो काम हो सकता है। कैसे? पहला,
अगर वो राज्यसभा में है ही नहीं, राज्यसभा का है नहीं, तो उपसभापति खत्म हो गया। लेकिन उपसभापति ही नहीं रहना चाहता है तो उपसभापति से रिजाइन कर दे, लेकिन राज्यसभा का सदस्य रहेगा। जैसे टीम में कैप्टन का टीम में चुनाव ही ना हो, तब तो खिलाड़ी भी नहीं रहेगा। और कैप्टन हो चाहे तो कैप्टन को छोड़ दे, खिलाड़ी रहेगा। समझ गए कि नहीं? टीम में अगर कैप्टन का ही चुनाव ना हो तब तो खेल ही खत्म हो गया ना, न खिलाड़ी भी नहीं रहे। लेकिन अगर उसका चयन होता है, लेकिन वो कहता है मुझे कैप्टनसी नहीं चाहिए, तो कैप्टन नहीं रहेगा बट खेलेगा। समझ गए हैं बात को? ठीक है। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, राज्यसभा अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी उसे हटा सकता है। इस्तीफा ही नहीं देना है, चाहे तो उनको हटा भी सकता है। राज्यसभा जिसने चुना यार वो हटाए, हटा सकती है। इस प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा ठीक है ना, दूसरे को भी चुनाव कर सकती है। मतलब वो हट गया, दूसरे को चुन ले। एक हटेगा तो दूसरा का चुनाव होगा ना, उसमें कैसे खाली छोड़े रहेंगे। अब लाइन बदल दीजिए, लिखें राज्यसभा के कुछ मामलों में अमेरिका के सीनेट से मेल खाता है। लिखिए राज्यसभा, भारत का जो राज्यसभा है कुछ मामलों में अमेरिका के सीनेट से मेल खाता है और इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स था उससे मेल खाता है। अमेरिका का प्रत्येक राज्य सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजता है। अमेरिका का प्रत्येक राज्य सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजता है। वह भी स्थायी है और विघटन नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ इतना तो मेल खा ही रहा। ठीक है, लिखें राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जनसंख्या के आधार पर होता है, इसीलिए यूपी से ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन अमेरिका में समान सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। समान सिद्धांत मतलब एक राज्य से 2। लिखें सीनेट के सदस्य सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, सीधा चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं, वाले मुआ के वो विधानमंडल वाले चुनते हैं। जो विधानसभा है ना वो भेजती। सीनेट राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बताई जाती। उसे विधि बनाने की शक्ति वहां के कांग्रेस की तरह ही है। उसे विधि बनाने की शक्ति वहां के कांग्रेस की तरह ही है। हमारे यहां ऐसा नहीं है ना। धन विधेयक को संशोधित और अस्वीकार कर सकती है। ठीक है ना, राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। 14 दिन के बाद स्वयं मान लिया जाएगा। और धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में पहल भी नहीं हो सकता। और स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा धन विधेयक।
और धन विधेयक पर पुनर्विचार राष्ट्रपति भी नहीं करता है, क्योंकि उसी से पूछ के रखा जाता है। राज्यसभा की स्थिति काफी यहां कमजोर है। ठीक है, लिखें, राज्यसभा क्या उद्देश्य पूरा करती है? एक हेडिंग बना लीजिए तो दो उद्देश्य बता देते हैं। राज्यसभा किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? नंबर 1, यह ऐसी सभा है जिसमें देश के योग्य और अनुभवी राजनीतिज्ञ बिना चुनाव की परेशानी झेले सदस्य बन जाते हैं। हमें लगता है आजकल इसी में परेशानी है। दुनिया भर का देखते हो कि बवाल होता है तब जाके संपन्न, झेले बिना ही सदस्य बन जाते हैं। इस प्रकार देश को उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। हम ही लोग हैं हंसी आ रही है ना। अब हम अब्राहम लिंकन जब कभी बोले होंगे कि अम्मा हमको भी इस देश का राष्ट्रपति बनना है, अब्राहम लिंकन, तो लोग क्या बोले होंगे? उसकी अम्मा क्या बोली होगी? कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग इतना मजाक उड़ाए, और वो आदमी जिंदगी में कोई इलेक्शन नहीं जीता। अगर लोकतंत्र के इतिहास में अब्राहम लिंकन को टटोला जाए तो नीचे से लेकर ऊपर तक में राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, कोई इलेक्शन जीते ही नहीं हो। और वो आदमी जब जीता तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इलेक्शन एक बार नहीं जीता, 3 बार जीता। अब्राहम लिंकन के इस कारनामे से मुझे ये जान पड़ता है कि कभी-कभी आप छोटी-छोटी असफलताएं जो होती हैं, वह यह अवसर देती हैं। असफलताएं, कोरोना में भी अवसर है। छोटी-छोटी असफलताएं अवसर देती हैं कि आपकी कोशिश बड़े अवसर के लिए होना चाहिए। मुझे इब्राहिम लिंकन के बारे में जान के यही पता चला कि लिंकन, तुम जो चुनाव को लड़ते हो वो तुम्हारी असफलता नहीं है, बल्कि उसमें मिली असफलता इस बात का सार है कि तुम्हारा स्थान कहीं और है। नहीं तो बैंक में सिलेक्शन नहीं हुआ, रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ, सिपाही दरोगा में सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं यहां वहां छोटी और भी जहां भी स्कूल कॉलेज टीचर मास्टर, हालांकि टीचर मास्टर को अलग हटा दीजिए क्योंकि वो समाज का अलग वर्ग हो जाता है। मान लो सर्विस जो और भी देने वाले लोग, बड़ा बाबू है, क्लर्क है, टीटी है, नहीं सिलेक्शन। आप मान बैठे कि हम जिंदगी, धोनी को देखिए, धोनी भी तो टीटी थे। लोग कहेंगे ये तो टीटीए के लायक थे, नौकरी छोड़ के चला आया। लोग नाराज भी हुए होंगे उस समय, तो कितना हुए तो पिक्चर में तो जितना दिखा है वही समझ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ और छिपा था ना। उसी समय से अब्राहम लिंकन के बाद से ही अमेरिका में बताए होंगे कि 2 बार ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, मतलब 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्हीं के बाद से ये संशोधन हुआ था। तो भैया इसमें जो बताया आपको कि ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति आ जाते हैं। अब जरा कल्पना करिए कि अब अब्राहम लिंकन जैसे लोग अगर चुनाव हार कैसे चले गए, दास प्रथा को कौन मुक्त करता है, सोचने वाले कैसे लोग सोचते। तो कई लोग जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी लोकसभा का इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन अगर राज्यसभा के द्वारा डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोकसभा के इलेक्शन जीत भी नहीं सकते, न वोट मांग पाएंगे, न लोगों के दिल में उतर पाएंगे। दिल में उतरने के लिए कभी कभी लोगों को बड़ा प्रपंच करना पड़ता है, तो कुछ लोग प्रपंच नहीं कर पाते, जो सही है बोल के चले जाते हैं, काम हो ना हो। तो ऐसे बुद्धिजीवियों को, जो लिखा है इसमें,
राज्यसभा से लाया जा सकता, असम से आते थे, राज्यसभा से ला सकते। तो क्या होगा कि सदन को एक ताकत मिलेगी, देश को, प्रतिनिधि को एक ताकत मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा यदि जल्दबाजी में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा यदि जल्दबाजी में पारित किए गए कानूनों को रोक यदि हटा दीजिए, सेंटेंस बिगड़ जा रहा है, लिख दीजिए कि राज्यसभा लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में पारित किए गए कानूनों को रोककर पुनर्विचार का अवसर देती। एक मैं बेटा आपको एग्जाम्पल देता हूं इससे जुड़ा हुआ। ऐसा आप समझिए कि 14 दिन तक राज्यसभा में कोई बिल पड़ा रहता है, ठीक है, लोकसभा ने कोई बात कर दिया, राज्यसभा में चला गया। राज्यसभा चाहे तो 14 दिन, कोई जरूरी नहीं। अभी आरक्षण वाला बिल देखिए तो सब 72 घंटे में कानून बन गया था। चाहे तो 14 दिन तक वो मान लो रोक दिया, 14 दिन में कोई संशोधन लगाएगा, कुछ करेगा। लोकसभा को एक मौका है, अगर जल्दबाजी में कोई गड़बड़ी हुई तो 14 दिन आप विचार कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उत्तराखंड में जब 2017 में नई गवर्नमेंट फॉर्मेट में आई, 12 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हुए, 19 मार्च को शायद सरकार बनी थी क्या, उसी के एक दिन बाद योगी जी शपथ लिए थे। तो जब इलेक्शन होता है तो देखे होंगे कि राजनीतिक पार्टियां अपना एजेंडा लाती हैं, डिक्लेरेशन लाते हैं, घोषणा पत्र लाते हैं, मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं, लाते हैं। तो इसमें कहा गया कि हम 100 दिन के भीतर लोकपाल लाएंगे, लोक आयुक्त लाएंगे। सरकार ने यहाँ का गवर्नमेंट लाने के लिए बोला। उसके 10 दिन के भीतर ही जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आ गई तो उसके 10 दिन के भीतर ही लोकपाल बिल लाया, लोक आयुक्त बिल लाया गया। लोकपाल सेंट्रल में होता है, लोक आयुक्त स्टेट। लोक आयुक्त बिल लाया गया और आपको पता होगा कि यहाँ 57 सीट जो है बीजेपी ने जीती थी और बाकी कांग्रेस जीती थी, 11 सीट शायद कांग्रेस जीती थी, 11 ही है। अब जरा सोचिए कि जब उन्होंने बिल लाए ना तो थोड़ी देर के बाद बिल वापस ले लिया, मेज पे रखा, वापस ले लिया, ऐसा कुछ हुआ था। तो बोला कि इसमें विपक्ष जो है संशोधन चाहता है या विपक्ष नहीं चाहता, वगैरह वगैरह ऐसे बात। हम लोग टीवी डिबेट में थे उस समय, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, पुरानी बात हो गई, थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं है क्योंकि इस पे कभी एक्सरसाइज दोबारा किया। तो उसमें हुआ ये था कि सरकार ने उसको फ्लोर पे रखा और बाद में पता चला कि फ्लोर पे रखने के बाद उन्होंने वापस ले लिया और ये कहते हुए कि इसमें रायशुमारी जो है, विपक्ष जो है को प्रॉब्लम है। जबकि विपक्ष के जो नेता थे उनका कहना है कि हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, इनके पास तो संख्या बल है, अपना रखे थे, पारित कर लेते, तो हमारा क्या लेना देना। हमने जो अंदाजा लगाया संविधान की दृष्टि से, जो हमने बोला अभी कि गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में आने के 10 दिन के भीतर एक बिल बना लिया और जनता के बीच ये प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि हम अपने वादे के हिसाब से कितनी तेजी से इस पे काम करते हैं। उन्होंने उस बिल को फ्लोर पे रख दिया। हो सकता है उसी मेंबर्स में से कहीं से कोई क्लू आ गया हो, किसी ने कोई क्लू दिया हो कि इस बिल में ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक नहीं है या पॉलिटिकली ठीक नहीं है या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, जो भी है रीजन, गवर्नमेंट ने उस बिल को वापस ले लिया। विपक्ष की माने तो पल्ला झाड़ता है और फिर पल्ला झाड़ भी विपक्ष कर भी क्या सकता था, 11 सीट 70 की तुलना में 11 सीट लेके, जाहिर है आप ही का सब।
वो बिल आज तक फ्लोर पे नहीं आया। इट मीन्स 3 से 3.5 साल के वक्त बीत गए, वो 3.25 साल, वो अभी तक वो फ्लोर पे नहीं आया। ठीक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर विधान परिषद होती, माना विधानसभा में वो चला भी गया था, जल्दबाजी में विधानसभा ने कोई गलती कर भी दी थी, तो 14 दिन विधान परिषद में रहता ना, करेक्शन कर लेते। तो ये वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो विधानसभा विधान परिषद का दे रहे हैं, वही लोकसभा राज्यसभा का दे रहे हैं। ये फायदा होता है। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, लेकिन यही चीज अगर उत्तर प्रदेश में होती तो हो सकता था कि आगे, तो उसको लेकर के सरकार का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप प्रिपेयर नहीं थे, होमवर्क कंप्लीट नहीं था, जो भी बोला गया, मतलब लोगों ने बोला। आगे बढ़ते हैं। वह राज्य हितों की संरक्षिका है, वह राज्य हितों की संरक्षिका है, जो संघीय सिद्धांत के अनुरूप व्यवहारतः राज्यसभा राज्य के हित के लिए काम नहीं करती, बल्कि राष्ट्र के हित के लिए काम करती। आती तो राष्ट्र से है, लेकिन व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि वो राज्य के हित के बजाय राष्ट्र के हित के लिए काम करती है, और इसी में राज्य का हित भी सुनिश्चित हो जाता है, और इसी में राज्य का भी हित सुनिश्चित हो जाता है। अब कोई ये तो कहेगा नहीं मैं उत्तर प्रदेश के लिए कर रहा हूं, पार्लियामेंट में खड़ा होकर राज्यसभा में, उसी में राज्य का हित भी सुनिश्चित हो जाता है। और जो लोकसभा है वो जनता के लिए काम करती है, वो भी करते हैं देश के लिए, उसी में जनता का काम हो जाता है। आप समझ रहे कि नहीं, है ना, करते हैं देश के लिए, और देश में जनता जो होती है तो वो जनता के काम आ जाता है। तो ये बच्चा, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया लोकसभा राज्यसभा का, तो लास्ट लाइन से इसको बंद कर देते हैं, फिर हम लोकसभा का थोड़ा परिचय देंगे, तब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जरा लिखिएगा, राज्यसभा उच्च सदन, काम स्थायी सदन, और और बुद्धिजीवी ज्ञान और अनुभव से युक्त माना जाता है। युक्त माना जाता है। लिखें, राज्यसभा तथा विधान परिषदों को एक जैसा कहा जा सकता है, परंतु यह भी है कि इन दोनों का विरोध भी किया गया, किया आए, इन दोनों का विरोध भी देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यह एक विलासिता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, यह एक विलासिता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा के बारे में ऐसी राय उचित प्रतीत नहीं होती। राज्यसभा के बारे में ऐसी राय उचित प्रतीत नहीं होती। इसे 70 सालों से चले आ रहे क्रियाकलापों के आधार पर कहा जा सकता है। 70 सालों से चले आ रहे क्रियाकलाप, इसको अननेसेसरी मत लिखिएगा। एग्जाम के क्वेश्चन में अगर गुंजाइश बनती तभी इस लाइन को लिखिएगा, क्योंकि निगेटिव आप जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, पूछा जाएगा तब। जैसे किसी की आलोचना खामखा मत करिए, जब कहा जाए तब बताइए।
ठीक है ना? 70 सालों से तो लगता है राज्यसभा की यार कितनी जरूरत है। लेकिन भारत में सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। ऐसा या तो मानकों की पूर्ति के कारण नहीं है, या तो मानकों की पूर्ति के कारण नहीं है, या फिर मानक होने के बावजूद इच्छा शक्ति के अभाव के कारण नहीं है। मानक पूरे होने के बावजूद इच्छा शक्ति के होने के अभाव के कारण है, या फिर विधान परिषद जैसी संस्था की प्रासंगिकता पूरे विश्वास में नहीं है, पूरे विश्वास में नहीं। ठीक है, अगर 100 विधानसभा का बेटा सीट है तो आप विधान परिषद रख सकते हैं, लेकिन आप 200 सीट चले जाइए, राजस्थान में मिलता, वहां तो नहीं है विधान परिषद। तो एक कंट्राडिक्टरी क्यों? हम लोग भी लिखते थे तो ये क्वेश्चन उठाते थे कि क्यों है ये। अगर मैं ग्रेजुएट हूं और आईएएस का फॉर्म निकला है और मुझे भरना है, तो मैं तुम्हारी फीस दे रहा हूं, तुम्हारा सब कुछ कर रहा हूं, मुझे भरने दो। अगर मैं फॉर्म नहीं भरा हूं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है और तुम नहीं भरने दे रहे हो तो भैया, जब आपने बना दिया कि ये मानक होंगे और मानक को वो फुलफिल स्टेट करता है, तो स्टेट की अभिरुचि पे छोड़ दिया गया। तो स्टेट की अभिरुचि जरूरी है कि उस संस्था से स्टेट के विकास जरूरी। अगर हम आपसे ये कहें कि 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें तय हैं, ये लोकसभा वगैरह की सब सीटें किसके आधार पर? 1971 की जनगणना। 71 से अभी तक चले आओ बच्चा, तो लगभग दुगने के आसपास आपकी जनसंख्या जा रही ना। सीट वही है, लेकिन वोटर तो सारी जनता है ना, 90 करोड़ वोटर है इस देश में। 90 करोड़ जो वोटर है, इतनी तो 71 में जनसंख्या नहीं थी जितने आज वोटर हैं। यानी वोट दे सकते हैं, लेकिन सीट वही रहेगी। यानी कि एक सीट पर अगर 10 लाख वोटर थे तो अभी 20 लाख हो गए, ये कहने का मतलब। हमारा जो प्रतिनिधित्व था वो हैवी हो गया, बड़ा हो गया। पहले 10 लाख वोटरों का रिप्रेजेंटेटिव था, वो अभी 20 लाख का हो गया, भार उस पर बढ़ गया। आप ऐसा सोचिए कि अगर जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो 71 के हिसाब से चुनाव जीता जाता है, और लोक कल्याण में हम लोग बोलते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व यानी लोकतंत्र लोक कल्याण के लिए है, लोक कल्याण का भार बढ़ता गया। इसके पीछे मकसद एक था कि अगर हम सीटों को जनसंख्या के आधार पर बढ़ाएंगे, 81 की जनगणना बढ़ा लें, फिर 91 बढ़ा लें, फिर 2001 अभी 2021, तो जनसंख्या को कम करने का जो विचार है उसमें ये बैरियर हो जाए। क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे कि कहेंगे जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट बढ़ेगी, इसलिए बढ़ने दो जनसंख्या। अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा उसकी पूर्ति का जनसंख्या वृद्धि से जोड़ देंगे, इसमें इसकी गुंजाइश कम। समझ रहे हैं? अब आती है बात विधान परिषद की। आप जब राजस्थान में इतने लोग थे तब भी विधानसभा वही थी, 71 से वही चला रहा है। लेकिन
अब न्याय बड़ा हो गया, प्रदेश बड़ा हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से दुगना हो गया। अब अगर विधान परिषद जैसी जो, चलिए भाई यहां संख्या मत बढ़ाइए, ठीक बात है, राज्यसभा है, लोकसभा है, सेंट्रल में है, लेकिन उन राज्यों में एक बार क्या पुनर्विचार करने, आप सजेशन दे सकते हैं अगर ऐसी बात आएगी जब विधान परिषद बने, एक बार क्या पुनर्विचार की जरूरत नहीं है कि अगर राज्यसभा लोकसभा की जल्दबाजी पर विराम लगा सकती है, उन्हें पुनर्विचार का मौका दे सकती है, तो भारत में इतने बड़े बड़े स्टेट हैं जो यूरोप के कई देश समझ सकते हैं। 5 करोड़ स्पेन की जनसंख्या है और 6 करोड़ इटली की है, मिला दीजिए 11 करोड़। बड़े बड़े दो दो स्टेट्स को मिला दीजिए तो हमारे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट के कोने में घुस जाएंगे। लेकिन वहां पर अभी भी जल्दबाजी में अगर विधानसभा कोई निर्णय ले ले तो उसको पुनर्विचार के लिए मैं यहाँ की बात करूं राजस्थान की, तो विधान परिषद ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में यह बात सुनिश्चित होने का वक्त आ गया है 71 की तुलना में 2021 तक में, कि भैया जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, जन कल्याण हतोत्साहित ना हो, कोई दिक्कत ना आए, अब विधान परिषद सब जगह बना देना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो बात देना चाहिए। हम कह रहे हैं पूरे साल में 3 जगह तो काम आ सकती है विधान परिषद, 3 सेशन में 3 जगह। मेरा ऐसा कहना था, आप भी सोचिएगा तो कह दीजिएगा। अब आते हैं लोकसभा की संरचना में। चलिए लोकसभा में आ जाइए, थोड़ा भी संरचना बता रहे हैं तो फिर इसका जो पंक्चुअल एस्पेक्ट, वैसे तो यार टाइम हो रहा है, टाइम ही निकल जाता है, इसी में थोड़ा सा और गुड़ बातें बता देते हैं, लोकसभा आपको कल बता देंगे, है ना। तो गुड़ बातें क्या है जरा लिख लीजिए, जरा एक पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिखिएगा। लिखिएगा, एक लिस्ट बना लीजिए। चलिए फटाफट एक लिस्ट बना लीजिए। चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में सीटों की संख्या, मैं थोड़ा सा कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू बता देते हैं 2-4 मिनट इसको, तो ये राज्यसभा का ही नाम हो गया लेक्चर, कहने का मतलब। अभी काम इसका बताना बाकी है, स्ट्रक्चरल बताया, कल लोकसभा के साथ इसका काम बताना शुरू करें। इसमें लिखें राज्यों से निर्वाचित कुल संख्या 235, राज्यों से निर्वाचित कुल राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 235। ठीक है बच्चा। और मनोनीत कितने किए जाते हैं, नीचे लिख लो मनोनीत 12, टोटल लिख दो 245। अभी वर्तमान में कितने रहते हैं 245, और लिख लो कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए हैं 250। 245 रहते हैं, 250 निर्धारित हैं, 12 मनोनीत होते हैं, 233 चुने जाते हैं। और 233 बेटा कहां कहां से चुने जाते हैं, सबसे पहले लिख लो ज्यादा से कम की ओर, एक लिखो ऊपर ज्यादा से कम की ओर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में लिख लो, लिख लो घटते क्रम में। तो लिखो उत्तर प्रदेश ब्रैकेट में लिखो 31, ऐसे आता है एग्जाम में इसलिए बता रहा हूं, घटते क्रम में लिखो उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, बिहार 16, ये घटते क्रम में है, यानी कि 31 से ज्यादा नहीं है, और 4 का बता दिए 19, 18, 16, यानी कि अब 16 है या 16 के नीचे हैं सभी के, ठीक है ना। अब इसी तरीके से लिख लो बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम कहां से ले लेगा मालूम नहीं, इसलिए आइडिया होना चाहिए। तो बढ़ते क्रम के तो इसको उलट सकते हैं, सबसे पहले ला दीजिए बिहार, अच्छा बिहार की जगह आप लिख पश्चिम बंगाल भी लिख लीजिए क्योंकि दोनों को बराबर है, तो 16-16 है। तो इसी को कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं ऐसे लिखिए, अरुणाचल, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़,
हरियाणा के बाद लिख दीजिए झारखंड, छत्तीसगढ़ छोड़, क्योंकि हरियाणा और छत्तीसगढ़ बराबर है। तो अगर हिमाचल अरुणाचल लिखे हैं तो एक लिख लीजिए, एक है। फिर हिमाचल लिखे हैं तो 3 लिख लीजिए। फिर अगर छत्तीसगढ़ लिखे हैं तो 5 लिख लीजिए, हरियाणा लिखे हो तो भी 5 ही लिख लीजिए, और झारखंड 6। ये बढ़ते क्रम में हो, बढ़ रहा है। आप लिखिएगा, आगे लिखिए अरुणाचल प्रदेश मत लिखो यार, अरुणाचल लिखो। गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पुदुचेरी केंद्र शासित सहित बताएं, एक एक सीट है, केवल एक एक लोक राज्यसभा की सीट। अब यहां पर भी दो, इसको 3 कैटेगरी कर ले बच्चा। 3 कैटेगरी क्या करोगे, जहां एक एक सीट है, जैसे पूर्वोत्तर में देखो, गोवा को गोला कर दो कि गोवा पूर्वोत्तर का हिस्सा, लिख दो ऊपर पूर्वोत्तर कहीं, फिर लिख दो गोवा को गोला करो, पूर्वोत्तर से हटाओ। फिर सिक्किम को गोला करो, पूर्वोत्तर से हटाओ, सिक्किम उत्तर भारत में आता है, पूर्वोत्तर में नहीं है। फिर पुदुचेरी को भी हटाओ, दक्षिण में है, उसको भी, गोवा वो सब दक्षिण में है, उसको भी गोला। 3 स्टेट हटा दोगे तो बाकी जो बचा हुआ स्टेट है वो सभी पूर्वोत्तर में है। तो पूर्वोत्तर में अब गिन लो कि कितने स्टेट से जहां एक एक हैं, ठीक है ना। अब जैसे अरुणाचल से शुरू किया त्रिपुरा तक, अब अरुणाचल से त्रिपुरा, अब इसको रटने का मैं तरीका बताऊं। अरुणाचल का मतलब ए और नागालैंड का मतलब एन, ए एन, क्या समझे, ए एन। मणिपुर मेघालय ए एन एम स्क्वायर, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूं। ए एन एम स्क्वायर कर दो, आयन एम स्क्वायर हो गया है, आयन एम स्क्वायर। अब बाद में लिख दो टी, बाद में लिख दिया टी, आयन एम स्क्वायर टी। इट मीन्स अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इसमें 5 स्टेट हो गए, 2 स्टेट बचे। ठीक, वो 2 स्टेट क्यों बचे हैं, असम में 7 है इसलिए एक में नहीं है। आप समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके की चीज को करके थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आएगा बच्चा। और ये तो पूर्वोत्तर का खत्म कर दीजिए। अब आप दूसरे तरीके से पढ़िए, जैसे 16 क्यूब 6 या 16 स्क्वायर 11 क्यूब लिख करके, जैसे अब 16 आपने स्क्वायर किया, 16 स्क्वायर दिमाग में रखने का मतलब हुआ कि 2 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीटें बराबर हैं, वो यहां डालना है, बिहार पश्चिम बंगाल, यहां पर डाल दिया तो ये हो गया। अब 16 स्क्वायर का मतलब है कि पूरे देश में तीसरा नहीं है 16 वाला। लेकिन अगर 11 क्यूब करेंगे तो आपको तुरंत आइडिया आएगा कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर संख्या बराबर है। जैसे मैं बता रहा हूं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 11 क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब इज इक्वल टू, आपको लिखना होगा AMG, AMG। अगर यहां क्यूब है तो 3 ही स्टेट होंगे, और 10 टू पावर, अगर इसके पावर कर देंगे, फोर्थ कर देंगे, अगर यहां पर मान लो 11 4 किया तो इसका मतलब 4 स्टेट। ये हम लोग जैसे पढ़ते थे वो पॉलिसी बता रहे हैं थोड़ा सा। तो आपने 11 क्यूब किया और यहां पे लिख दिया AMG। अब ये ध्यान रखना कि इसका मतलब अरुणाचल भी होता है, इसका मतलब आंध्रा भी होता है। तो अपना ऐसा बना लेना, क्योंकि अब ध्यान रखना ना कि भाई अरुणाचल में तो एक ही है, यहाँ थोड़े ना 11 में आ जाएगा अरुणाचल। तो आंध्रा हो गया, आंध्रा होगा, मध्य प्रदेश होगा, गुजरात होगा। अब ये 3 स्टेट ये खत्म कर लिया आपने। अभी जो मैंने यहाँ पे बताया ये ANM स्क्वायर टी, यहाँ 5 स्टेट, ऐसे देखेंगे आप सब खत्म कर देंगे अच्छे से। अब जैसे आया 5 स्क्वायर, जैसे किया आपने, 5 स्क्वायर का मतलब होता है कि इंडिया में 2 स्टेट्स ही हैं जहां 5 सीटें। अब उसमें लिखेंगे क्या, छत्तीसगढ़ हरियाणा, है ना, छत्तीसगढ़ हरियाणा, और उसको लिख दीजिए HC। HC का मतलब हाई कोर्ट,
ये हरियाणा है, ये छत्तीसगढ़ हो गया। अब जैसे 7 क्यूब कर सकते हैं, 7 क्यूब भी, 11 क्यूब भी है, 7 क्यूब भी है। 7 क्यूब का मतलब हो गया कि इसमें तेलंगाना, असम है, पंजाब है, ये 7 क्यूब हो गया। 10 स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है। तो इस तरीके की चीज को, और 3 क्यूब कर सकते हैं, 3 क्यूब, 3 को 3 बार पावर लगा दीजिए, उसमें क्या आ जाएगा, दिल्ली कर दीजिए, दिल्ली केंद्र शासित है बट कर दीजिए, हिमाचल कर दीजिए, अरुणाचल कर दीजिए, इतना निकाल दीजिए। पहले क्यूब और स्क्वायर, जनरली क्यूब है स्क्वायर है, और ये वाला फार्मूला निकाल दीजिए। तो देखिए जब 11 क्यूब करेंगे 3 स्टेट निकल जाए, 7 क्यूब करेंगे 3 स्टेट निकल जाएंगे, फिर उसके बाद आप 3 क्यूब करेंगे तो 3 और नहीं, 3 3 का 9, 9 5 14 स्टेट ऐसे निकल गए। फिर स्क्वायर अगर करेंगे 16 स्क्वायर करेंगे 2 स्टेट और निकल गए, तो 9 5 14 तो 16 स्टेट निकल गए। फिर आप इधर आकर के 5 स्क्वायर करेंगे तो 16 18 स्टेट निकल 28। अब बचा कितना, उसमें अलग अलग जो है थोड़ा पढ़ लेना। अब उत्तर प्रदेश को रटने की क्या जरूरत है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, फिर भी कितना 31 आपने पढ़ लिया। फिर आपने ये महाराष्ट्र में गए 19 पाए, तमिलनाडु में गए 18 पा गए, ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग बना लिया, इसको कर लिया। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा टेक्निकल, ये प्री के हिसाब से ऐसा बनाया करो। और ये चीज जब मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो कभी भी जैसे लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सर्वाधिक हैं, और सर्वाधिक हैं के साथ ऐसा भी लिख सकते हैं जो कि एग्जामिनर आपको अनर्गल नहीं मानेगा। वैसे तो हम मेंस में बहुत ज्यादा फैक्ट के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि अंक नहीं देता, एग्जामिनर को लगता है कि ये हमको नॉलेज ही बताना चाह रहा है, अपना कंसेप्ट नहीं बता रहा। उसमें लिखना चाहिए कि राज्यसभा जो है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सर्वाधिक 31 सीट वाला प्रदेश है। राज्यसभा के मामले में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 सीट, सर्वाधिक प्रदेश, सर्वाधिक सीट रखने वाला प्रदेश है के बजाय सर्वाधिक 31 सीट वाला प्रदेश है। शब्द देखेंगे तो शब्द नहीं बढ़ेंगे, और 31 का तथ्य भी उसमें आ जाए, तो एग्जामिनर को इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप एक मैसेज दे देते हैं कि अच्छा इसको ये भी पता है, ये तो पता ही उत्तर प्रदेश ज्यादा है लेकिन संख्या भी पता है। तो यहां पर गुंजाइश होती है फैक्ट देने की मेंस में। अगर आपने लिख दिया कि राज्यसभा के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान आता है, सीटों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान आता है, जिसकी संख्या 31 है, बिल्कुल गलत तुम्हारा वो तरीका है। उसको तुम बता रहे हो अलग से कि उसमें सीटों की संख्या 31 है, अलग से। जैसे मैं कह रहा हूं कि ये मेरी घड़ी देखो, घड़ी है नहीं वैसे, ये मेरी घड़ी देखो, और मैं अगर चाहूं तो मैं कहूं यार कितना बजा है, कितना टाइम हुआ, हम टाइम बता रहे हैं, तुम घड़ी घड़ी देख रहे हो। आप समझ गए कि नहीं, मैं घड़ी अलग से नहीं दिखा रहा हूं। इसमें क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यसभा के मामले में सर्वाधिक सीट रखने वाला प्रदेश है, जिसकी संख्या 31 है। अब ये जैसे ये लिखा, एग्जामिनर का माथा ठनकेगा कि ये लड़का कुछ अलग बता रहा। आप साफ साफ लिख दिए कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 31 राज्यसभा की सीट रखने वाला प्रदेश है, खत्म। उसमें आप सर्वाधिक बता रहे हैं तो इसलिए 31 आ गया होगा। हम टाइम बता रहे थे इसलिए आप घड़ी देख लिए, ना कि मेरी घड़ी देखो, देखो मेरी घड़ी, ठीक है। ओके, कल मिलेंगे, है ना। अभी का लेक्चर हम यहाँ पे विराम ले रहे हैं। आप क्वेश्चन पूछिए। आइए क्वेश्चन में आते हैं। हिमांशु जी चले गए लग रहा है कि क्लास में अभी कुछ जो है बंद नहीं किए रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन कोई हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप लोग।